अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग कहीं और जल रही होती है और धुआं कहीं और से उठता दिखाई देता है। आज मैं आपको जिस केस की रुदात सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला था। इन दिनों में ज़िला गुजरानवाला के थाना सदर में तैनात था। वो मौसम सरमा के दिन थे। जनवरी का महीना दबे कदमों अपनी मंजिल की जानिब रवां तवां था, यानी इसके ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी थे। वो ग़ालिबन 20 जनवरी की तारीख थी। मैं हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा थानेदारी कर रहा था कि शमशाद अली एएसआई और एक कांस्टेबल इरशाद हुसैन मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने पास बुला लिया। वो दोनों गुजरानवाला की तहसील वज़ीराबाद से आए थे। रस्मी अलग सलह के बाद मैंने इनकी आमद की गर्ज़ो गायत मालूम की तो एएसआई शमशाद अली ने बताया, मलिक साहब, ये गुमशुदगी का मामला है जनाब। किसकी गुमशुदगी? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। बंदे का नाम सलीम है सरकार, वो वजाहत करते हुए बोला। सलीम 15 जनवरी से गायब है। आज 20 जनवरी है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसका मतलब ये हुआ कि सलीम पिछले 7 दिन से लापता है। लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, लेकिन आप लोग वज़ीराबाद से सलीम की तलाश में यहाँ आए हो, जिससे ज़ाहिर होता है कि गुमशुदा बंदे का ताल्लुक भी वज़ीराबाद ही से है, मेरे थाने से। इसकी तलाश या गुमशुदगी का क्या वास्ता? बहुत गहरा वास्ता है मलिक साहब, शमशाद अली ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। ये ठीक है कि सलीम वज़ीराबाद के एक महल्ले निज़ामपुरा का रहने वाला है और वज़ीराबाद के मुतालिका थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 जनवरी को लिखवाई गई थी, मगर हमारी तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक सलीम आपके इलाके से गायब हुआ है, लिहाजा हमें आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ा। वज़ीराबाद का रिहायशी मेरे इलाके से गायब हुआ है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बात दरअसल ये है जनाब, एएसआई मुझे मामले की हकीकत से तफसीलन आगाह करते हुए बोला। सलीम वज़ीराबाद का रिहायशी ज़रूर है, मगर वो यहाँ गुजरानवाला के इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ एक टेक्सटाइल मिल्स में काम करता था। वो हफ्तेवार छुट्टी पर ही अपने अहले खाना से मिलने वज़ीराबाद जाया करता था। हफ्ते के बाकी दिन वो इधर ही रहता था। इसने महल्ला शरीफपुरा के एक घर में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। 15 जनवरी को इसे वज़ीराबाद जाना था। जब वो घर नहीं पहुंचा तो इसके अहले खाना को तशवीश हुई, क्योंकि अगले रोज़ यानी छुट्टी के दिन इसकी मंगनी तायासाद जरीना से होने वाली थी। सलीम की अदम दस्तयाबी के बायस घर में अफरा तफरी फैल गई। छुट्टी का दिन जैसे तैसे इसके इंतज़ार में गुजारा गया। अगले रोज़ यानी 17 जनवरी को सलीम के घर वालों ने गुजरानवाला आकर फैक्ट्री से इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो 14 जनवरी की दोपहर ही को फैक्ट्री से रवाना हो गया था। इस सूरत हाल ने सलीम के घर वालों की परेशानी को बढ़ा दिया। जब वो 14 जनवरी बरोज़ जुमा फैक्ट्री से रवाना हुआ था तो फिर वो अपने घर वज़ीराबाद क्यों नहीं पहुंचा था? फैक्ट्री वाले इस हवाले से कुछ भी बताने से कासिर थे। जब सलीम के बुरसा की अकल जवाब दे गई तो किसी के मशवरे पर उन्होंने बुध 19 जनवरी को वज़ीराबाद के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और आज हम तफ्तीश के लिए वज़ीराबाद से यहाँ आए हैं। आप लोगों ने यहाँ पहुँचकर किसी किस्म की कोई कार्रवाई तो नहीं की? एएसआई के खामोश होने पर मैंने इस्तफसार किया। जनाब, हम तो सीधे आपके पास हाजिर हुए हैं, शमशाद अली बड़ी फर्माबरदारी से बोला। ये इलाका आपके थाने की हुदूद में आता है, हम आपके इल्म में लाए बगैर कोई कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं? ये जिस दौर का वाक़या है, उस ज़माने में थानों और नफरी की तादाद बहुत कम हुआ करती थी। गुजरानवाला का सनती इलाका मेरे ही थाने की हुदूद में आता था। यह आपने बहुत अच्छा किया कि सीधे मेरे पास चले आए। मैंने सताइशी नज़र से बारी बारी शमशाद अली और इरशाद हुसैन की तरफ देखा। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका गुमशुदा बंदा सलीम मेरे इलाके में कहीं भी मौजूद है तो मैं इसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, शमशाद अली जल्दी से बोला। हमें आपसे ऐसे ही ताउन की उम्मीद थी।
मैं आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, मैंने तसल्लीआमेज लहजे में कहा। आप मुझे गुमशुदा सलीम के बारे में सब कुछ तफसील के साथ बताएं ताकि मैं इसकी तलाश के लिए एक मौसल लाहेअमल तरतीब दे सकूं। एएसआई ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में मुझे हालात और वाकया से आगाह करने लगा। मैं इसके बयान का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आप इस केस के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो जाएं और सुनने के दौरान आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। जैसा कि आपको मालूम हो चुका, गुमशुदा नौजवान सलीम का ताल्लुक वजीराबाद के एक महल्ले निज़ामपुरा से था। वजीराबाद को ज़िला गुजरानवाला की तहसील का दर्जा हासिल था और ये दरियाए चुनाब के किनारे वाक़ था। वजीराबाद की छुरियाँ और चाकू पूरे मुल्क में मशहूर थे। सलीम की उम्र 25 के आसपास थी और वो गंदुमी रंगत का हामिल एक दरमियाना कद शख्स था। इसकी फैमिली वजीराबाद में आबाद थी, जबकि वो रिज़्क रोज़गार के सिलसिले में गुजरानवाला के सनती इलाके में आया हुआ था। गुजरानवाला ही के एक महल्ले शरीफपुरा में उसने आरजी रिहाइश भी इख्तियार कर रखी थी। महल्ला शरीफपुरा मज़कूरा टेक्सटाइल मिल से ज़्यादा दूर नहीं था। इस मिल्स का नाम स्टार टेक्सटाइल मिल्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। सलीम अपने वालिदैन का इकलौता था। उसका बाप शफीक खेती-बाड़ी के जरिए अपनी रोजी कमाता था। सलीम की मां का नाम हयात बीबी था और वाक़ियात के मुताबिक 16 जनवरी बरोज़ इतवार सलीम की अपनी तायाजाद ज़रीना के साथ मंगनी होने वाली थी। ज़रीना महल्ला निज़ामपुरा में उसके पड़ोस में ही रहती थी। ज़रीना का बाप यानी सलीम का ताया हनीफ वजीराबाद के मेन बाजार में कपड़े की दुकान करता था, जिससे अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। ज़रीना की मां जन्नत बीबी एक फरपा और बीमार औरत थी। ज़रीना भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और अपनी आंख बंद होने से पहले जन्नत बीबी इसको खुशी खुशी रुखसत कर देने की ख्वाहिश रखती थी। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक सलीम को हफ्ता 15 जनवरी फैक्ट्री से छुट्टी करके सीधा अपने घर वजीराबाद पहुंचना था, जहां अगले रोज़ यानी इतवार 16 जनवरी को उसकी मंगनी का प्रोग्राम तय था। मगर वो अपने घर नहीं पहुंच सका था, जबकि फैक्ट्री वालों का बताना ये था कि वो जुमा 14 जनवरी की दोपहर ही को छुट्टी कर गया था। मैंने ये तमाम तर मालूमात अपने जहन में महफूज की और वजीराबाद के एएसआई शमशाद अली से पूछा, तुम लोगों ने गुमशुदा सलीम के हवाले से पूछताछ तो की होगी, वो इसकी गुमशुदगी के बारे में क्या कहते हैं? हमने हर ज़ाविये से इनसे ढेरों सवालात पूछे हैं, शमशाद अली ने जवाब दिया, मगर वो इस सिलसिले में कुछ भी बताने से कासिर हैं। क्या पहले भी वो कभी इस तरह बगैर बताए गायब हुआ था? नहीं जनाब, एएसआई ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। सलीम के घर वालों के मुताबिक इस नौइयत का वाक़या पहली बार पेश आया है। सलीम की किसी से दुश्मनी वगैरह के बारे में वो क्या कहते हैं? मैंने गहरी संजीदगी से सवाल किया। जनाब, सलीम के बारे में उधर वजीराबाद में बहुत अच्छी और तसल्ली बख्श रिपोर्ट है, शमशाद अली ने मौसर अंदाज में बताया। आज तक उसका किसी के साथ कोई झगड़ा या फड्डा नहीं हुआ। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये बंदा कहाँ गायब हो गया? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, कहीं इसे कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया? हाँ, ऐसा हो तो सकता है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमने तमाम हालात आपको बता दिए हैं मलिक साहब। बंदा आपके थाने की हुदूद में गायब हुआ है, इसलिए इसकी तलाश और बाजियाबी के सिलसिले में आप ही हमारी मदद करेंगे। बेशक, मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा, मैंने बड़े एतमाद से कहा। यह दर हकीकत पुलिस डिपार्टमेंट से ताउन होगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक इत्मीनान बख्श सांस खारिज की, फिर इस तफसारिया अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आप लोगों के पास सलीम की कोई तस्वीर होगी? ओफो, एएसआई अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, मैं भी कैसा पागल हूँ, सलीम का फोटो साथ लेकर आया हूँ और अभी तक आपको दिखाया ही नहीं। फिर वो अपने थैले में से एक डायरी बरामद करते हुए जल्दी से बोला, बिल्कुल सलीम की तस्वीर है जनाब। डायरी में से उसने एक तस्वीर निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये देखें मलिक साहब, इस तस्वीर में सलीम भी है। मैंने मज़कूरा तस्वीर उसके हाथ से ले ली और बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। वो एक पोर्ट्रेट फ़ोटो था जिसमें दो अफराद नज़र आ रहे थे, एक घुंघरियाले बालों वाला और शेव और दूसरा दाढ़ी वाला। मैंने तस्वीर का मुआयना जारी रखते हुए एएसआई शमशाद अली से सवाल किया, इनमें से सलीम कौन सा है? वो जिसने मूछ दाढ़ी मुंडवा रखी है। मेरी मुश्किल आसान करते हुए बोला, इसे क्लीन शेव रखने का बहुत शौक है,
हालांकि यार दोस्त इस हवाले से इसका मजाक भी उड़ाते रहते हैं कि जिसकी मुछ नहीं इसके पास कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। और सलीम के साथ ये दूसरा दाढ़ी वाला जवान कौन है? मैंने अब की बार एएसआई शमशाद अली की आंखों में देखते हुए पूछा। ये सलीम का कोई दोस्त है, उसने बताया। उधर गुजरानवाला ही में रहता है। इसका नाम सलीम के घर वालों को पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि ये बंदा कौन है और सलीम के साथ उसकी किस किस्म की दोस्ती थी, मैंने मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर एएसआई शमशाद अली की आंखों में देखते हुए इजाफा किया, मुझे 1-2 दिन तफ्तीश के लिए दें। अल्लाह ने चाहा तो मैं सलीम का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब, शमशाद अली ने गहरी संजीदगी से कहा। सलीम के घर वाले इसकी गुमशुदगी से सख्त परेशान हैं। ये तो बात ही परेशानी की है शमशाद अली, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। अगर किसी की बकरी गुम हो जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता है। ये तो फिर एक जीता जागता जवान जहान इंसान है जिसकी मंगनी होने वाली थी। हमारे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? शमशाद अली ने पूछा। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो हम में से कोई आपके पास रुक जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं शमशाद अली, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम 2 दिन बाद मेरे पास आ जाना। अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें कोई खुशखबरी ही सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह, वो उठकर खड़े होते हुए बोला। चलें ठीक है जी, मैंने बारी बारी इन दोनों से मुसाफा करते हुए कहा। वड़ाई साहब को मेरा सलाम कहना। अच्छा जी, ज़रूर कहूँगा, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला। सुफियान वड़ाइच इस थाने का इंचार्ज था जहाँ से एएसआई शमशाद अली और कांस्टेबल इरशाद हुसैन आए थे। इन्हें रुखसत करने के बाद मैं गुमशुदा सलीम के बारे में सोचने लगा। थोड़ी ही देर में हवलदार नबी बख्श मेरे पास आ गया। उसने शमशाद अली और इरशाद हुसैन के बारे में मुझसे पूछा। मलिक साहब, ये मुलाजिम किसी और इलाके से आए थे ना? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है नबी बख्श, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये एक गुमशुदा बंदे की तलाश में वजीराबाद से यहाँ आए थे। मैंने इसके बाद नहायती मुख्तसर अल्फाज में हवालात के निगरान नबी बख्श को वजीराबादियों की आमद से और उनकी कर्ज़ो गायत से आगाह किया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, तो इस बंदे को तलाश करने का मिशन कब से शुरू करना है मलिक साहब? हवलदार नबी बख्श बहुत ही मुस्तैद और जोशीला अहलकार था। अक्सर मार्कों में वो मेरे साथ रहा था। मैंने इसकी आंखों में नया अज़्म और नई तरंग देखी तो ज़ेरे लाब मुस्कुराते हुए कहा, नेक कामों में ताख़ीर मुनासिब नहीं होती नबी बख्श, तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। पहले किधर का रुख करना है मलिक साहब? स्टार टेक्सटाइल मिल्स, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। आखिरी मर्तबा इस गुमशुदा जवान सलीम को जुमा 14 जनवरी इसी फैक्ट्री में देखा गया था। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक सलीम 14 जनवरी को दोपहर में फैक्ट्री से छुट्टी करके गया था। इसके बाद इसकी कोई खबर नहीं। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी तफ्तीश का आगाज़ इसी फैक्ट्री से करना चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ सरकार, वो बोला। मैं अभी चंद मिनट में सनती इलाके की तरफ जाने के लिए सवारी का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने असबात में गर्दन हिला दी। हवलदार के जाने के बाद मैं एक बार फिर फोटो के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। जैसा कि मैंने बताया है, ये 2 अफराद का पोर्ट्रेट फ़ोटो था और एएसआई शमशाद अली के मुताबिक सलीम के साथ इसका कोई गुजरानवाला का दोस्त तस्वीर में था। ये दोनों जवान खासे खुशगवार मूड में नजर आते थे, जिससे अंदाजा होता था कि दोनों में गहरी दोस्ती है। अगर मैं इस नामालूम और बेनाम दाढ़ी वाले जवान को ढूंढ निकालता तो इसकी मदद से बआसानी गुमशुदा सलीम का सुराग लगाया जा सकता था। मैं चंद लम्हात तक सलीम और उसके दोस्त के नक्शो निगार को अपनी याददाश्त में महफूज करने की कोशिश करता रहा, फिर तस्वीर को पलट दिया। अगले ही लम्हे मुझे एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। तस्वीर के पीछे इस फोटोग्राफर की मोहर सब्त थी, जहां से सलीम और उसके दोस्त ने अपना ये फोटो बनवाया था। इस फोटोग्राफर के स्टूडियो का नाम तस्वीर महल था और एड्रेस रेल बाजार का दर्ज था। रेल बाजार रेलवे स्टेशन के सामने ही वाक़ था। सलीम की तलाश के सिलसिले में इस फोटोग्राफर को भी चेक किया जा सकता था। तस्वीर ज़्यादा पुरानी नहीं थी। अगलब इम्कान यही था कि फोटोग्राफर सलीम या इसके दोस्त को बआसानी पहचान लेगा। सलीम तक रसाई के लिए ये एक नया रास्ता मिल गया था, लेकिन सबसे पहले मुझे फैक्ट्री जाकर मालूमात हासिल करना थी।
इसके बाद ही इन मालूमात की रोशनी में आगे कदम बढ़ाया जा सकता था। जनवरी मौसम सरमा का जोबन शुमार होता है। ये मौसम अमूमन अक्टूबर के इख्तिताम से शुरू होकर मार्च के आगाज तक चलता रहता है, मगर जनवरी में ये अपनी जवानी की बहार दिखला रहा होता है। आजकल फिजा में ठंड रची बसी थी। दोपहर के बाद मैंने हवलदार नबी बख्श के साथ स्टार टेक्सटाइल मिल पहुंच गया। थाने से फैक्ट्री तक का सफर हमने एक टांगे में तय किया था। मज़कूरा फैक्ट्री मेरे थाने से लगभग 5 मील के फासले पर शहर से बाहर सनती इलाके में वाक़ थी। आजकल तो गुजरानवाला अच्छा खासा फैल गया है और पता ही नहीं चलता कि कब शहर ख़त्म हुआ और कब सनती इलाका शुरू हुआ। लेकिन जब का ये वाक़या है, इस ज़माने में आबादी खाल खाल ही नज़र आती थी। स्टार टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक पहुंचने में हमें किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। गुजरानवाला का सनती इलाका मुख्तलिफ मसनूआत की फैक्ट्रियों से भरा हुआ है, जिनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तादाद गालिब नजर आती है। हम इस वक्त यूनिफॉर्म में थे, लिहाजा हमें हाथों हाथ लिया गया। फैक्ट्री के बाबू ने फौरन हमें अपने कमरे में बुला लिया। ये कमरा फैक्ट्री का ऑफिस था, जहां मालिक के अलावा फैक्ट्री का मुंशी भी मौजूद था। आजकल जिस पोस्ट पर जनरल मैनेजर या अकाउंटेंट, कैशियर वगैरह काम करते हैं, उस ज़माने में ये पोस्ट एक ही अल्लाह के बंदे के पास होती थी, जिसे उर्फ़ आम में मुंशी कहा जाता था। स्टार टेक्सटाइल मिल्स के मालिक का नाम मेराज और मुंशी का नाम अब्दुल जब्बार था। रस्मी अलग सलग के बाद बाबू मेराज ने हमारी खातिर तवाज़े के लिए कोई बंदोबस्त करने का इरादा जाहिर किया कि मैंने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं बाबूजी, हम अभी थोड़ी देर पहले खाना खाकर थाने से निकले हैं। ये कैसे हो सकता है जनाब? बाबू मेराज अपने ताउन भरे लहजे में बोला, आप पहली मर्तबा मेरे पास आए हैं, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हैं? हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं, अगर वो पूरा हो गया तो मैं समझूंगा कि हम यहाँ से आपकी दावत खाकर जा रहे हैं। मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे इस वक्त आपके ताउन की ज़रूरत है। हुक्म करें थानेदार साहब, बाबू मेराजुद्दीन गहरी संजीदगी से बोला, आपके किसी काम आकर मुझे खुशी होगी। मुंशी जब्बार भी सोचती हुई नज़र से मुझे देखने लगा। इससे पहले कि मैं बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करता, नबी बख्श उठकर खड़ा हो गया और आम से लहजे में बोला, मलिक साहब, आप बाबूजी से बातचीत करें, जब तक मैं घूम फिर कर फैक्ट्री की सैर कर लेता हूँ। बाबू मेराज और उसका मुंशी जब्बार उलझन सदा नजरों से हवलदार नबी बख्श को तकने लगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में इजाज़त देते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ। मैं नबी बख्श के तरीक़ाकार से अच्छी तरह वाकिफ था। बाबू मेराज और मुंशी जब्बार से मुज़ाकरात के लिए 2 अफराद की ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा इस दौरान में नबी बख्श फैक्ट्री के दीगर मुलाजमीन से मिलकर सलीम की गुमशुदगी के राज तक रसाई हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। तभी मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। नबी बख्श ऑफिस से खारिज हुआ तो मैं दोबारा बाबू मेराज की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर ठहरे हुए लहजे में इसे बताया, बाबूजी, आपकी फैक्ट्री में सलीम नाम का एक बंदा काम करता है। मैं इसके बारे में कुछ मालूमात लेने आपके पास आया हूँ। आप उस सलीम की बात तो नहीं कर रहे जो वसीराबाद का रहने वाला है? मुंशी ने चौंके हुए लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। वो सलीम अब ना वजीराबाद में है और ना गुजरानवाला में। क्या मतलब? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बाबू मेरा हैरत भरे लहजे में बोल उठा, मतलब ये कि मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं जिस सलीम का जिक्र कर रहा हूँ वो लापता हो चुका है। बाबू मेराज ने अपने मुंशी की जानिब देखा और उलझन ज़दा अंदाज में पूछा, थानेदार साहब क्या कह रहे हैं? क्या सलीम काम पर नहीं आ रहा? फिर वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब, मुझे ये तो पता है कि सलीम मेरी फैक्ट्री में काम करता है, मगर ये खबर नहीं कि वो आजकल आ रहा है या नहीं। ऐसे मामलात की खबर ज़्यादातर फैक्ट्री के मुंशी ही को रखना पड़ती है। मैंने मुंशी जब्बार की तरफ देखते हुए फिर पूछा, मुंशी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो जल्दी से बोला, मुझे अच्छी तरह याद है, सलीम जुमे के दिन फैक्ट्री से छुट्टी करके गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मतलब इस वाक़ये को 6-7 दिन गुजर गए हैं? बाबू मेरा हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला, आज जुमेरात है और कल जुमा, यानी कि पूरा 1 हफ्ता हो गया उसे गायब हुए। मैं सलीम के लिए गायब नहीं बल्कि गुमशुदा के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा बाबूजी।
मैंने बाबू मेराज की आंखों में देखते हुए कहा। सलीम को हफ्ता 15 जनवरी को अपने घर वजीराबाद पहुंचना था और 16 जनवरी को उसकी मंगनी थी, लेकिन जब वो मुकर्ररा दिन घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को तशवीश हुई। पहले उन्होंने इसे इधर उधर तलाश किया। जब हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो उन्होंने यहाँ फैक्ट्री आकर भी उसके बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि वो जुमे की दोपहर फैक्ट्री से चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मजबूरन इसके घर वाले वजीराबाद के थाने में सलीम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चले गए। जब वजीराबाद की पुलिस सलीम का सुराग लगाने में नाकाम रही तो उन्होंने ये काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया। मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इन सारी बातों का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, वो गहरी संजीदगी से बोला। फिर अब्दुल जब्बार की तरफ देखते हुए इजाफा किया, क्यों मुंशी जी, ये क्या माजरा है? सलीम के घर से 2 बंदे मंगल को पूछने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो घर नहीं पहुंचा है। मुंशी जब्बार वजाहत करते हुए बोला। मैंने इन्हें इस बात से आगाह कर दिया था। मेरी बात सुनकर वो खासे मायूस हुए और वापस चले गए थे। मुंशी जी, क्या आपको अच्छी तरह याद है कि जुम्मा 14 जनवरी के बाद आपने सलीम को नहीं देखा? बाबू मेराज को इस मामले में लायन पाकर मैं मुंशी जब्बार की तरफ मुतवज्जा हो गया। जी, मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, उसने जवाब दिया। घर वालों के मुताबिक सलीम को हफ्ते की रात घर पहुँचना था। मैंने बदस्तूर मुंशी की आंखों में देखते हुए कहा, आप बता सकते हैं कि वो एक दिन पहले यानी जुमे की दोपहर क्यों चला गया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बेजारी से बोला। मैं इतना ही जानता हूँ जितना सलीम ने मुझे बताया था। इसने आपको क्या बताया था? मैं सीधा होकर बैठ गया। इसकी मंगनी वाली बात का तो मुझे पता था, उसने वजाहत करते हुए बताया। जुमे की दोपहर को वो मेरे पास आया और कहा कि इसे हफ्ते के बजाय जुमे को छुट्टी दे दी जाए। वो एक दिन पहले घर जाना चाहता है। मैंने इसकी बात मान ली और 100 रुपये देकर उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। इस वक्त बाबू फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे। मुझे क्या पता था कि वो कहीं गुम हो जाएगा। ये तो उसके घर वालों को भी पता नहीं था। बाबू मेराज ने ठहरे हुए लहजे में मुंशी से कहा, तुमने सलीम को 100 रुपये किस सिलसिले में दिए थे? जनाब, ये उसके ओवर टाइम के पैसे थे, मुंशी ने जवाबन बताया। पिछले कुछ अरसे से वो ओवर टाइम नहीं ले रहा था। कहता था कि मंगनी के मौके पर सारी रकम एक साथ लेकर जाएगा। उसने मांगे, मैंने दे दिए। इस जमाने में किसी फैक्ट्री वर्कर की तनख्वाह 30 से 70 रुपये माहवार हुआ करती थी। 100 रुपये तनख्वाह को हैंडसम सैलरी समझा जाता था। मुंशी की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक सलीम की माहाना तनख्वाह 60 रुपये थी। ये 100 रुपये उसके अलावा थे जो उसने ओवर टाइम करके जमा किए थे। तनख्वाह के हवाले से बयान करदा रकम सुनकर आपको हैरत तो हो रही होगी। आजकल इतनी रकम में एक शख्स ढंग से एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। आपकी सोच अपनी जगह ठीक है, मगर इस जमाने में इतनी महंगाई और अफरा तफरी नहीं हुआ करती थी। आपको यकीन आए या ना आए, मगर ये एक हकीकत है कि सस्ताई के इस दौर में एक मुतवस्सित घराने का महीने भर का राशन 15 से 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये में आ जाया करता था। मैंने मुंशी जब्बार से पूछा, आपका जहन क्या कहता है, सलीम कहाँ गया होगा? मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, वो जल्दी से बोला। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं। मुमकिन है कि इसे कोई हादसा पेश आ गया हो, बाबू मेराज ने तशवीश भरे लहजे में कहा। दौलत बहुत बुरी चीज़ है। हो सकता है कि कोई जुर्म पेशा शख्स उसके पीछे लग गया हो, और ये भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं निकल गया हो, मुंशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा। जब उसका दिल चाहेगा वापस आ जाएगा। ये तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। ये तो आपके इल्म में भी है कि सलीम की पिछले इतवार को मंगनी होने वाली थी और उसने इसी मंगनी के लिए ओवर टाइम की रकम भी जमा कर रखी थी। लिहाजा वो फैक्ट्री से छुट्टी के बाद वजीराबाद अपने घर के सिवा और कहीं नहीं जा सकता था। मेरी समझ में तो कुछ और ही आ रहा है, बाबू मेराज ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। सलीम के घर वालों के मुताबिक उसे हफ्ते को घर पहुंचना था, जबकि उसने जुमे की दोपहर फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। ये मुमकिन है कि उसके जहन में घर जाने से पहले कोई और प्रोग्राम हो। आपकी बात में वजन है बाबूजी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन इसके जहन में कौन सा दूसरा प्रोग्राम था, ये तो वही बता सकता है, मगर वो मंजर से गायब हो चुका है। अब ये हो सकता है कि इन लोगों से पूछगछ की जाए जिनके साथ उसका ज़्यादा उठना बैठना था। मैं ये कोशिश करके देख चुका हूँ, मुंशी जब्बार ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मंगल के रोज़ जब उसके घर से बंदे उसका पूछने यहाँ आए थे
तो मैंने ये काम किया था, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हुआ। फैक्ट्री में जिन मुलाजमीन के साथ उसकी ज़्यादा बातचीत थी, मैंने इनसे कई सवालात किए हैं, मगर इनमें से कोई इसके प्रोग्राम से वाकिफ नहीं। सबको बस इसकी मंगनी का इल्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मुझे पता चला है कि वो इधर ही किसी महल्ले में रहता था। मुमकिन है वहाँ किसी को मालूम हो कि वो कहाँ गया है। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि सलीम गुजरानवाला के महल्ले शरीफपुरा में रहता था, लेकिन मैंने अभी दानिस्ता इसका जिक्र नहीं किया था। मुंशी ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ किसी को इसके बारे में पता हो। वो उधर करीबी महल्ला शरीफपुरा में रहता था। बिलाल मस्जिद के करीब ही वो घर है जहाँ उसने रिहाइश रखी हुई थी। ये एक और काम की बात मालूम हो गई थी। मैंने मजीद 15-20 मिनट तक मुंशी और बाबू मेराज से मुख्तलिफ जावियों से सवालात किए। मौजूद सलीम और उसकी गुमशुदगी ही था, लेकिन इस सिलसिले में ऐसा कोई सुराग हाथ न लग सका जिसके सहारे मैं इस तक रसाई हासिल कर पाता। फैक्ट्री को छोड़ने से पहले मैंने इन मुलाजमीन से भी पूछगछ की जो सलीम के साथ फैक्ट्री में काम करते थे, मगर नतीजा सिफर के बराबर ही बरामद हुआ, यानी कोई हौसला अफजा बात मालूम न हो सकी। मैंने वो तस्वीर भी सबको दिखाई जिसमें सलीम अपने किसी दाढ़ी वाले दोस्त के साथ मौजूद था, लेकिन इनमें से कोई भी इस बारिश गुजरानवालिया को नहीं जानता था। फैक्ट्री में अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मैं हवलदार नबी बख्श के साथ शरीफपुरा की जानिब रवाना हो गया। शरीफपुरा गुजरानवाला के इंडस्ट्रियल एरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। हम जिस टांगे में बैठकर फैक्ट्री आए थे, इसी में शरीफपुरा पहुंच गए। मस्जिद बिलाल के पास वो घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक बेवा अल्लाह रखी का मकान था जिसके 2 पोर्शन थे, जिनमें से एक में वो खुद रहती थी और दूसरा उसने किराए पर दे रखा था। मेरी दस्तक के जवाब में एक कमर खमीदा औरत दरवाजे पर आई। उसने आंखों पर नज़र का चश्मा लगा रखा था, सर के बाल सफ़ेद और उम्र मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से ज़्यादा थी। ऐनक के बावजूद भी उसने आंखों पर हाथों का छज्जा बनाते हुए बेजारी से पूछा, कौन है? एक बात वाज़ेह हो गई कि ऐनक के बावजूद भी उसे ठीक तरह से नज़र नहीं आता था। जब भी उसने पहचानने की कोशिश की थी, हम उसके लिए अजनबी थे, लिहाजा इस कोशिश का कोई जवाब नहीं बनता था। मैंने खकार कर गला साफ करते हुए कहा, अम्मा, मैं थाना सदर का इंचार्ज मलिक सफ्तर हयात हूँ। हम एक ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आए हैं। हाय रब्बा, पुलिस? वो तशवीश भरे लहजे में बोली, आज तक पुलिस मेरे दरवाजे पर नहीं आई। अल्लाह खैर करे, मामला क्या है? अल्लाह तो अपने बंदों पर खैर ही करता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मामला जो भी है, यहाँ गली में खड़े खड़े बयान नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह है? हाँ जी, आप अंदर आ जाएं, वो जल्दी से बोली। हम अल्लाह रखी के घर में दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम घर के सहन में धूप में बैठे थे। धूप में अगरचे वो जून जुलाई वाली हिद्दत नहीं थी, ताहम मौसम की मुनासबत से ये नर्म और मीठी धूप भी खासी सुकून बख्श और खुशगवार महसूस हो रही थी। थानेदार पुत्र, अल्लाह रखी अपनी कमर को टटोलते हुए बोली, रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों की कोई खिदमत नहीं कर सकूंगी। हम तुमसे खिदमत कराने यहाँ नहीं आए अल्लाह रखी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। अगर तुम मेरे सवालात का ठीक ठीक जवाब दोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया है। कुछ बताएं तो सही जी, आखिर ये चक्कर क्या है? वो टटोलने वाले अंदाज में बोली, आप किस सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं? सलीम के सिलसिले में, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हाय मैं मर जावां, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ है सलीम को? यही पता करने तो निकला हूँ कि सलीम के साथ क्या हुआ है, मैंने कहा। वो तुम्हारा किराएदार था। आप सलीम को किराएदार था क्यों कह रहे हैं? थानेदार जी, वो चौंके हुए लहजे में बोली, वो मेरा किराएदार है, अभी वो अपने घर वजीराबाद गया हुआ है। तुम्हारी बात इस हद तक तो ठीक है कि वो अपने घर गया था, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मगर अफसोसनाक बात यह है कि वो वजीराबाद पहुंचा ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अल्लाह रखी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अभी उसकी फैक्ट्री से आ रहा हूँ। फैक्ट्री वालों के मुताबिक वो पिछले जुमे को दोपहर के वक्त छुट्टी करके गया था, पीर को उसे वापस आना था और आज जुमेरात है, वो अभी तक लौटा नहीं। इसके घर वालों ने इधर वजीराबाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। वजीराबाद पुलिस ने उसे वहाँ ढूंढ लिया है,
मगर वो मिला नहीं। उनका ख्याल है कि सलीम गुजरानवाला ही में कहीं गायब हुआ है। मैं इसकी तलाश के सिलसिले में निकला हुआ हूँ। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो पिछले जुमे को यहाँ से गया है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। जुमे की सुबह जब वो फैक्ट्री जा रहा था तो उसने मुझे बताया था कि वो फैक्ट्री से सीधा वजीराबाद चला जाएगा। उसने अपनी वापसी के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? मैंने एक अहम सवाल किया। जी हाँ, मुझे भी पीर के दिन ही वापस आने को कहा था, अल्लाह रखी ने जवाब दिया। जब वो पीर को वापस नहीं आया तो तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हुई थी? जी नहीं, अल्लाह रखी ने नफी में गर्दन हिलाई और फिर वजाहत करते हुए बोला। वो मंगनी करने घर जा रहा था। ऐसे खुशी के कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। मैं इसकी तरफ से मुतमईन थी। देर सवेर एक आध दिन की तो समझ में आती है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब तो काफी दिन गुजर गए हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अपने घर तो पहुंचा ही नहीं। वो कहाँ जा सकता है? वो गहरी फिक्रमंदी से बोली। यही जानने के लिए तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। शायद सफदर को उसके बारे में कुछ पता हो, वो पुरख्याल अंदाज में बोली। सफदर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कौन है? सफदर सलीम का बड़ा गहरा दोस्त है जी, अल्लाह रखी ने बताया। उधर उसके साथ ही रहता है। दोनों ने मिलकर मेरे घर का एक हिस्सा किराए पर लिया हुआ है। अल्लाह रखी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मैंने वो तस्वीर निकाल कर उसे दिखाई जो वजीराबादी ASI शमशाद अली ने मुझे दी थी। फिर पूछा, क्या इस फोटो में सलीम के साथ सफदर ही है? उसने बड़ी बारीक बीनी से मज़कूरा फोटो का जायजा लिया। यह बारीक बीनी उसकी नज़र की कमजोरी के बायस थी। चंद लम्हात के मुआयने के बाद उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, सलीम को तो मैंने पहचान लिया है, लेकिन इसके साथ जो दाढ़ी वाला है, पता नहीं ये कौन है। तुम्हारा मतलब है कि ये सफदर नहीं? मैंने उसके हाथ से तस्वीर वापस लेते हुए कहा। नहीं जी, सफदर की दाढ़ी नहीं, उसने मजबूत लहजे में कहा। और अगर दाढ़ी होती भी तो मैं इसे पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? वो मेरे घर में रहता है, रोजाना 2-3 मरतबा इसे देखती हूँ। हाँ, वो लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर संजीदगी से बोली। सफदर इस दाढ़ी वाले बंदे को जरूर जानता होगा, आप इससे पूछ कर देखें। सफदर इस वक्त कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा। अभी तो वो काम पर गया हुआ है, अल्लाह रखी ने बताया। शाम को वापस आएगा। ये बात मुझे मालूम थी कि तस्वीर में सलीम के साथ नजर आने वाला दाढ़ी वाले बंदे का ताल्लुक गुजरानवाला ही से था। मैंने अल्लाह रखी से पूछा, सफदर कौन सी फैक्ट्री में काम करता है? अगर सफदर भी सलीम के साथ स्टार टेक्सटाइल मिल्स में काम कर रहा होता तो बाबू मेराज या मुंशी जब्बार में से कोई जरूर उसका जिक्र करता। मैंने फैक्ट्री के दीगर मुलाजिमों से भी पूछताछ की थी, लेकिन किसी की भी जबान पर सफदर का नाम नहीं आया था। इसका एक ही मतलब था कि सफदर किसी और कारखाने में काम करता था। अल्लाह रखी के जवाब ने मेरे इन ख्यालात की तस्दीक कर दी। कारखाने का नाम तो मुझे पता नहीं जी, पर ये जानती हूँ वहाँ सिल्वर के बर्तन बनते हैं और ये कारखाना उधर बर्फ खाने के साथ ही है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं कारखाने जाकर सफदर से मुलाकात कर लेता हूँ।